Welcome to the sixth lecture of this playlist, Tutorials on Node.js and React.js for Beginners। इस लेक्चर में हम अपनी सारी फाइल्स को रिवाइज करेंगे और जहाँ पे ज़रूरत है अपडेट करने की फाइल्स को अपडेट भी करेंगे और साथ में कंट्रोलर का कोड लिखने के लिए प्रोग्रामिंग के कुछ बेसिक्स को जानेंगे। रिलेटिव पाथ को एक बार फिर से समझ लेते हैं क्योंकि रिलेटिव पाथ को सही लिखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, वरना हमें मॉड्यूल नॉट फाउंड वाली एरर देखने को मिलती रहेगी। तो यहाँ पर हम इंपोर्ट कर रहे हैं यूज़र कंट्रोलर मॉड्यूल को, जो कि कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर है, इसीलिए आपने लिखा है controllers/यूज़र कंट्रोलर। अगर आप यहाँ से भी देख लें फाइल स्ट्रक्चर फोल्डर स्ट्रक्चर से, यूज़र कंट्रोलर्स .js फाइल है कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर और इंपोर्ट करते समय .js लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। और // रिलेटिव पाथ में डॉट रिप्रेजेंट करता है करंट फाइल की पेरेंट डायरेक्टरी को। यहाँ पे करंट फाइल है router.js और इसकी पेरेंट डायरेक्टरी है routes, यानी कि डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है राउट्स को और इसके आगे स्लैश लगा दिया तो इसका यूज़ एक लेवल ऊपर की डायरेक्टरी को नेविगेट करने में होता है। तो इससे हम राउट्स डायरेक्टरी से एक लेवल ऊपर की डायरेक्टरी कंट्रोलर्स में नेविगेट कर लेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम अपनी सारी फाइल्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं और अपडेट कर लेते हैं। तो हमारी जो मेन फाइल है वो है index.js, जिसमें कि हम अपने सारे मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर हम करेंगे राउटर मॉड्यूल को इंपोर्ट। तो लिखेंगे उसके लिए const router इक्वल टू रिक्वायर। उसके बाद जब हमको रिलेटिव पाथ देना है तो हम लिखेंगे /, क्योंकि जिस फाइल में हम इंपोर्ट कर रहे हैं index.js और जिसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं router.js, दोनों ही सेम लेवल पे हैं। क्योंकि आपकी router.js फाइल राउट्स फोल्डर के अंदर है तो आप लिखेंगे routes/router। तो ऐसे हम कर लेंगे अपने राउटर मॉड्यूल को index.js फाइल में इंपोर्ट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, राउटर को करेंगे माउंट। राउटर को माउंट करने के लिए हम यूज़ करेंगे app.use मेथड का, क्योंकि हम एक्सप्रेस फ्रेमवर्क का यूज़ कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे app.use। यहाँ ऐप रेफ़र करता है एक्सप्रेस एप्लीकेशन इंस्टेंस को और इसके बाद हम लिखेंगे /API। यहाँ पर हम API नहीं लिख रहे हैं, /API लिख रहे हैं। स्लैश दिखाता है कि राउटर इंस्टेंस के अंदर राउट्स के लिए हम बेस URL का यूज़ कर रहे हैं और इसके बाद हम कॉमा करके लिखेंगे राउटर। राउटर एक्सप्रेस राउटर का एक इंस्टेंस है जो कि स्पेसिफिक एंड पॉइंट्स को डिफाइन करने में यूज़ होता है। अब हम कमेंट कर देते हैं app.get मेथड को, क्योंकि हमने अपने राउटर को ऑलरेडी इंपोर्ट भी कर लिया है और माउंट भी कर लिया है। router.js फाइल में हमने सारे राउट्स सारी मेथड्स को लिखा हुआ है, तो अब हम उसी का यूज़ करेंगे। सेकेंड फाइल index.js जो कि DB फोल्डर के अंदर है। यहाँ पर बेसिकली हमने mongoose को इंपोर्ट किया है और mongoose का यूज़ करके MongoDB डेटाबेस से कनेक्ट किया है। अब हमारी जो थर्ड फाइल है यूज़र मॉडल.js मॉडल्स फोल्डर के अंदर, इस फाइल में हमने यूज़र्स का मॉडल बनाया है और अब हम यहाँ पे एक्सपोर्ट्स को मॉडिफाई करते हैं। जो अभी हमने कोड लिखा है वो है मल्टीपल कलेक्शन के लिए अब, लेकिन हमारे डेटाबेस में सिर्फ अभी एक ही कलेक्शन है जो कि यूज़र्स है, तो उसको हम अपडेट कर लेते हैं फॉर सिंगल कलेक्शन। तो जो ऊपर का कोड है इसको कर लेते हैं कमेंट। इन फ्यूचर क्या पता हम यूज़ करें मल्टीपल कलेक्शन के लिए। फ़िलहाल अभी हमारे पास सिर्फ यूज़र ही कलेक्शन है डेटाबेस में, तो हम अभी नीचे वाले कोड का यूज़ करेंगे। यानी फोर्थ फाइल जो कि router.js है, यहाँ पर बेसिकली हमने राउट्स लिखे हैं, राउट्स यानी कि पाथ लिखे हुए हैं। फिफ्थ फाइल है यूज़र कंट्रोलर.js कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर, जिसमें अब हम कोड लिखेंगे, लॉजिक लिखेंगे। इसमें हम कम से कम 4 स्टेटस कोड का यूज़ करेंगे।
तो इन स्टेटस कोड्स को समझ लेते हैं रिस्पॉन्स और डिस्क्रिप्शन के साथ। पहला स्टेटस कोड है 200, इसका रिस्पॉन्स है ओके और डिस्क्रिप्शन है वी रिसीव द रिक्वेस्ट। 200 स्टेटस कोड इंडिकेट करता है कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट को सर्वर ने सक्सेसफुली प्रोसेस कर दिया है। ये स्टेटस कोड तब यूज़ होता है जब रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो जाती है और एक्सपेक्टेड डेटा को रिटर्न करती है। दूसरा स्टेटस कोड है 201, इसका रिस्पॉन्स है क्रिएटेड, डिस्क्रिप्शन है वी रिसीव्ड द रिक्वेस्ट एंड क्रिएटेड समथिंग। तो ये कोड 201 तब रिटर्न किया जाता है जब नया रिसोर्स सक्सेसफुली क्रिएट होता है। इसका यूज़ पोस्ट रिक्वेस्ट के बाद किया जाता है, ये इंडिकेट करने के लिए कि न्यू डेटा सक्सेसफुली ऐड हो गया है और हमारे केस में न्यू डेटा होगा न्यू यूज़र। थर्ड स्टेटस कोड है 400। ये कोड 400 तब रिटर्न किया जाता है जब क्लाइंट की रिक्वेस्ट इनवैलिड डेटा को कंटेन करती है। यह कोड तब यूज़ किया जाता है जब रिक्वेस्ट क्लाइंट साइड एरर की वजह से प्रोसेस नहीं हो पाती है। और फोर्थ स्टेटस कोड है 404, इसका रिस्पॉन्स है नॉट फाउंड और डिस्क्रिप्शन है रिक्वेस्टेड रिसोर्स कुड नॉट बी फाउंड। यह स्टेटस कोड 404 तब रिटर्न किया जाता है जबकि रिक्वेस्टेड रिसोर्स सर्वर पर नहीं मिल पाता है। यह कोड तब यूज़ किया जाता है जब रिक्वेस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो हम ये चारों स्टेटस कोड का यूज़ करेंगे अपनी 5th फाइल यूज़र controller.js में, जो कि कंट्रोलर्स के अंदर है। हम यूज़र controller.js फाइल में करने वाले हैं असिंक्रोनस फंक्शन यानी कि असिंक फंक्शन का यूज़। तो इससे पहले इसको समझ लेते हैं कि असिंक्रोनस फंक्शन क्या होता है और इस सिंक्रोनस फंक्शन से कैसे डिफरेंट है। तो सिंक्रोनस फंक्शन में क्या होता है, जब भी ऑपरेशन स्टार्ट होगा तो एक टास्क परफॉर्म किया जाएगा और उस टास्क को कंप्लीट होने का वेट किया जाएगा। जब तक ये कंप्लीट नहीं होता तब तक इस टास्क को कंप्लीट होने का वेट किया जाएगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तभी नेक्स्ट टास्क को परफॉर्म किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका सिंक्रोनस फंक्शन है वो ब्लॉकिंग मैनर में काम करता है। ये ब्लॉकिंग मैनर में टास्क को एग्जीक्यूट करता है। पहले एक टास्क कंप्लीट होगा तभी यूज़र नेक्स्ट टास्क में मूव कर पाएगा। तो यहाँ पे यूज़र को वेट करना पड़ता है, टाइम ज़्यादा लगता है। और जो असिंक्रोनस फंक्शन है इसमें हम असिंक कीवर्ड का यूज़ करते हैं कि नॉन ब्लॉकिंग मैनर में टास्क को एग्जीक्यूट करता है। यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे टास्क को स्टार्ट कर दिया है, ऑपरेशन को स्टार्ट कर दिया है। तो जो पहला फर्स्ट टास्क है वो परफॉर्म होने लग गया, इसी के साथ साथ दूसरा जो नेक्स्ट टास्क है वो भी परफॉर्म हो रहा है। अभी यहाँ पे यूज़र को वेट नहीं करना पड़ रहा कि ये जो फर्स्ट टास्क है पहले ये कंप्लीट हो तो तभी ये परफॉर्म हो दूसरा वाला। यहाँ पर पहला टास्क और दूसरा टास्क और जितने भी टास्क होंगे वो साथ साथ ही चलते रहते हैं। तो इसमें यूज़र को वेट नहीं करना पड़ता और टाइम भी कम लगता है। जब असिंक्रोनस फंक्शन कंप्लीट होता है तब एक कॉलबैक फंक्शन जनरली ट्रिगर हो जाता है या एक हम कह सकते हैं प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाता है, जिससे प्रोग्राम आगे के टास्क को प्रोसेस कर पाता है। और यहीं पर बात आती है अवेट की। जो अवेट कीवर्ड है इसका यूज़ होता है असिंक्रोनस फंक्शन के अंदर और ये फंक्शन के एग्जीक्यूशन को पॉज करता है जब तक कि प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं हो जाता। लेक्चर में हमने अपनी सारी फाइल्स को रिवाइज़ किया और जहाँ पर ज़रूरत थी वहाँ पर अपडेट भी किया और साथ ही साथ
कंट्रोलर का लॉजिक लिखने के लिए कुछ प्रोग्रामिंग के बेसिक्स को जाना, ताकि हमें नेक्स्ट लेक्चर में कोड लिखने में बड़ी आसानी लगे।